नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे और आपकी जो पढ़ाई है अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हिस्ट्री के हम कुछ सवाल को देखेंगे जो ऑर्डर वाले सवाल एग्ज़ाम में पूछता है। सबसे ज़्यादा सवाल एग्ज़ाम में पूछता है और सबसे ज़्यादा ही सवाल वे गलत होते हैं। ये जो हैं ये PYQ हैं, यूथ की PYQ बुक मेरे पास है। मेरे पास घटना चक्र भी है, लेकिन प्यारे साथियों PDF के रूप में मेरे पास केवल यूथ की बुक है, घटना चक्र नहीं है। तो इसलिए मैं यूथ की बुक से आपको PDF के माध्यम से कुछ सवाल सोल्व कराने की कोशिश करूँगा और मैं आपको बताऊँगी कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर डालने वाले हैं इन फ्यूचर, तो प्लीज़ बने रहिए। तो अब पहला सवाल देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप ये देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है और सबसे ज़्यादा हिस्ट्री के सवाल होते हैं। और हिस्ट्री के सवाल दोस्तों बहुत फैक्चुअल सवाल होते हैं, इनको रटना ही सबसे बड़ी महाभारत होती है। तो आप पढ़िए, इलाहाबाद की संधि है, अमृतसर की संधि है, सालाबाई की संधि है और मंगलोर की संधि है। अगर आप इन्हें डायरेक्ट पढ़ेंगे रटेंगे तो काम आपका चलेगा। अगर आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो प्यारे साथियों सवाल गलत होने ही है। अब आप मुझे बताइए इसमें क्या कंसेप्ट है। अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। अगर पीसीएस का आप नेचर देखेंगे तो फैक्चुअल नेचर है एकदम। प्रीलिम्स का बहुत फैक्ट पूछते हैं, भर भर के फैक्ट पूछते हैं, इतना डेटा ये पूछते हैं, इतने आंकड़े ये पूछते हैं। एक विद्यार्थी के लिए इतने आंकड़े याद रखना और सस्टेन रूप से इसे बनाए रखना बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। तो इलाहाबाद की संधि तो आपको पता होगा, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो दो संधि इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि फर्स्ट और सेकंड, ये आप मुझे बताना कमेंट करके किस किस के साथ हुई थी। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है, ये आपको डेट याद रखनी है। देखिए डेट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर डेट ईयर आपको अच्छे से याद करनी है, मेमोराइज करना है। और उसका एक तरीका ये है कि आप इन फैक्चुअल डेटा को आप एक A4 साइज़ के शीट पे लिख लें और उनको रोज़ आध घंटा रिवाइज करें। सुबह उठें, मॉर्निंग में आप 6-7 जिस टाइम भी आपका उठने का शेड्यूल है, रोज़ आध या 1 घंटा आपको फैक्ट रटने हैं। और फैक्ट कौन से रटने हैं, जो पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं, उसी फैक्ट को आपको बार बार रटना है। अगर आप बुक से फैक्ट निकालेंगे प्यारे साथियों, आप दूसरी बुक छाप देंगे। हम लक्ष्मीकांत को अगर उठाएंगे आप पूरे में लक्ष्मीकांत छाप देंगे, स्पेक्ट्रम को उठाएंगे पूरी स्पेक्ट्रम छाप देंगे। तो इससे बढ़िया तो ये है कि जो PYQ में फैक्ट पूछे गए हैं उनको पेपर पर लिखना, उनको बार बार रिवाइज करना। तो इलाहाबाद की संधि है, फैक्ट आप एक पेपर पे लिख लें। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, बस उसको याद करें। सालाबाई की संधि 1782 में हुई, मंगलोर की संधि 1784 में हुई और अमृतसर की संधि 1809 में हुई। आप जो हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं या परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि इलाहाबाद की संधि अगर आपको नहीं पता तो आप बुक में जाके पढ़े वहाँ। यही एक इफेक्टिव लर्निंग इसको बोलते हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। कि जैसे इलाहाबाद की संधि 1765 में आई, कोई बच्चा है जिसको नहीं पता कि इलाहाबाद की संधि क्या है, वो अपनी बुक में इसको ढूंढे कि इलाहाबाद की संधि थी कब हुई, 1765 के आसपास, किस किस के बीच में और क्यों हुई। आपकी बुक में नहीं दे रखा तो आप गूगल करें कि इलाहाबाद की संधि क्या है। मतलब कई बार ऐसा होता है बुक में तो मिलेगा, आप ढूंढने में आपको दिक्कत होगी, आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं किताब में, आप पन्ने पर लिटरेट नहीं मिल रहा तो आप करें गूगल करें 1765। जैसे ही गूगल करेंगे तो आपको वहाँ से रेफरेंस मिल जाएगा, आप समझ जाओगे ये उस चैप्टर में है। तो ऐसे आपको पढ़ना है। सालाबाई की संधि 1782 में, अगर आपको नहीं पता साल बाई या सालाबाई तो आप गूगल करें, आपको रेफरेंस पता चल जाएगा किस चैप्टर से, आप जाके अपनी बुक में इसको पढ़ लीजिए। ऐसी मंगलोर की संधि 1784 में हुई है, अमृतसर की संधि 1809 में हुई है। तो ये आपको डेटा याद करना है और आप पाएंगे। देखिए अगर आपने 1 मंथ ये काम कर लिया तो दोस्तों मेरी जिम्मेदारी है, आप खुद ये पाएंगे आपका फैक्ट बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। बहुत सारे सवाल एग्जाम में आप सोल्व कर पाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे, क्योंकि फैक्ट ही इसमें पूछता है। देखिए अगला सवाल है, और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप केवल पीसेस द्वारा कराए गए पेपर ही पढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। देखिए इसमें ये एक विविध वाला चैप्टर करके नाम है, देखिए विविध मिसलेनियस। तो उसमें एक क्वेश्चन है, इस
पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। अब ये आपके क्या है कि हर हर साल एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक दो सवाल पूछता है कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, कौन सा समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया है, उसको ईयर पूछ लेगा। तो ऐसे आप एक पेपर लें, उस पेपर में जो पिछले साल किताबों के नाम और राइटर के नाम पूछे हैं उनको लिख लें। पिछले साल के पेपर में जो मैगजीन पूछी है, न्यूज़पेपर पूछे हैं, उनको एक पेपर पे लिख लें। पिछले साल के पेपर में जो विद्रोह हुए हैं, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, उनको लिख लें। उनके जो प्रमुख हैं, जो विद्रोह जिन्होंने नेतृत्व जिन्होंने किया है, लीडरशिप जिसने की है, उसको एक पेपर पे लिख लें। प्रमुख जन विद्रोह लिख लें, प्रमुख कृषक विद्रोह लिख लें, प्रमुख जनजातीय विद्रोह लिख लें, 1857 की क्रांति लिख लें, उसमें किस क्षेत्र का, जैसे लखनऊ का बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। तो ये सब आप एक फैक्ट पे, एक पेपर पे लिख लें इन फैक्ट को, तो इससे आपको आसानी रहेगी। देखिए, और वही रिवाइज होंगे, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो इसमें पूछा है, सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, कार्ल मार्क्स, व्हाट इज हिस्ट्री, एच कार, ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री, एज 10B। अब ये आप क्वेश्चन है, अब आप कहोगे कि है ना स्पेक्ट्रम पढ़ें, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, सब पढ़ लिया लेकिन सवाल नहीं सोल्व हो पा रहा। प्यारे साथियों, सवाल सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप बताओ, ये सब डेटा है, ये किस किताब में, हमें नहीं पता। अगर एग्जाम में हम पे आ रहा है, ये सवाल हो रहा है तो हम कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। हमें कुल मिला के 130-135 सवाल करने हैं, 10-15-20 सवाल तो हमें छोड़ देने हैं, क्योंकि नहीं तो ना तो हमें इनका सवाल का कुछ पता है, ना ही ये किसी भी बुक से हैं, रैंडम सवाल है, कहीं से कुछ भी बना रखे हैं। ठीक है, अगर PYQ से सवाल सोल्व हो गया तो हम कर देंगे, नहीं होगा तो हम छोड़ देंगे। सबसे पहले हम बुक में देखेंगे क्या बुक से सवाल सोल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। PYQ से है, नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है तो छोड़ दो। तो ये आपने देखा। तो सही सुमेलित क्या नहीं है, देखिए 20 का जो राइट आंसर है, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ओसवाल्ड स्पेंगलर की ये पुस्तक है। इसको ध्यान में रखना है, बस आप ये चीज़ ध्यान में रखें, क्या पता ये एग्जिट रिपीट हो, एग्जैक्टली रिपीट होता है पीसेस में, कुछ भी चेंज नहीं करते हैं। बस आपको बस ये ध्यान में रखना है, इसका बेशक आपको कुछ नहीं पता हो, बस आपको ये पता है कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो पुस्तक है वो ओसवाल्ड स्पेंगलर की पुस्तक है। यही एग्जाम में सेम टू सेम छापेंगे, अगर छापेंगे तो ये। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया। स्वराज का अर्थ स्व प्रशासन या स्वशासन होता है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो ये देखिए, इससे एक्स्ट्रा जानकारी भी मिलती है एक्सप्लेनेशन से। दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द का पहली बार चर्चा किया था। तो ये आपने देखा। आगे पढ़ते हैं। देखिए, अगला जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय ICS, देखिए जो आज वर्तमान में इसको IS बोलते हैं, पहले इंडियन सिविल सर्विस होता था। तो सबसे पहले कौन चयनित हुए थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सर्विस में चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो आपने देखा। 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो GD बिरला। ये आपको ध्यान में रखना, एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है। 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम अध्यक्ष GD बिरला थे। तो सी आपने राइट आंसर देखा। इसमें से हम क्या करेंगे, जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है उनको हम एक फैक्ट शीट पे लिख लेंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, ये सवाल है, आप पढ़िए। देखिए, ट्रेड यूनियन लिखा है और दलीय संबंधता। आप एग्जाम पैटर्न को फाइंड आउट कैसे करेंगे? सवाल ये भी उठता है। देखिए, सवाल केवल आप एग्जाम में सवाल आ रहे हैं, आप सोल्व कर रहे हैं, हमें ये भी तो देखना है कि एरिया कैसे डिफाइन करना है, हमें कहाँ से क्या पढ़ना है। अगर आप ईयर वाइज पेपर को पढ़ेंगे तो आप एनालाइज कर पाएंगे कि हर साल एक सवाल जनजातीय विद्रोह से सवाल पूछता है, हर साल एक सवाल पत्र से पूछता है, मतलब किसने न्यूज़पेपर, किसने कौन सा छापा, ये सब पूछता है। हर साल पूछता है जनजातीय विद्रोह से, हर साल पूछता है समाज सुधार आंदोलन से, हर साल पूछता है 1857 क्रांति से। तो एक दो सवाल ऐसे पूछता है कि कौन सा दल किससे संबंधित है, किसने किसका गठन किया।
तो ये कब एनालाइज कर पाएंगे, जब आपने ईयर वाइज पढ़े होंगे PYQ। ये जो मेरे पास PDF है, देखिए जो मेरे पास फिजिकली बुक जो है वो ईयर वाइज भी है और आपके टॉपिक वाइज PYQ की बुक भी है। तो मैंने अच्छे से PYQ एनालाइज किए हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट एग्जामिनर करता है। आप अगर पढ़ेंगे तो आप अपना आप ही देख पाएंगे कहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब ये सवाल है, आप इसको पढ़ेंगे, दलीय संबंधिता, ट्रेड यूनियन आपने लिखा है, मजदूर संघ है, देखिए मजदूर संघ है, कृषक विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, घुमा फिरा के वहीं से सवाल पूछता है, एक दो हर साल। तो आप पढ़ेंगे भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब आपने पढ़ा। अब आप पढ़ो, बहुत सब कहते हैं कि स्पेक्ट्रम पढ़ो, आप स्पेक्ट्रम पढ़ो। क्या स्पेक्ट्रम में आप फैक्ट पर ध्यान देते हैं जब आप पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रम को आप ऐसे कहानी के रूप में पढ़ते हैं, पढ़ते चले जाते हैं एक फ्लो में। लेकिन जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हम वहाँ पर फैक्ट को ध्यान नहीं रखते प्यारे साथियों। फैक्ट को पढ़ने के लिए पीसेस के आपको PYQ पढ़ने पड़ेंगे, आपको प्रकृति उसकी देखनी पड़ेगी कैसे फैक्ट है। तो स्पेक्ट्रम मुझे लगता नहीं है कि इतनी कारगर सिद्ध होती है पीसेस के प्रीलिम्स के लिए। तो फैक्चुअल किताब आप पढ़ सकते हैं, जैसे वो पढ़ सकते हैं परीक्षा वाणी, या कोई और भी बुक जो भी है आप वो पढ़ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो आप देखें, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें, अब हम कैसे याद करें? आप कुछ भी इसमें देखो, सोचो ध्यान से, इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें कुछ लगता है क्या, हमें नहीं पता, लेकिन क्या पता अगली बार ये रिपीट होगा, तो हमें ऐसे ध्यान में रखना है। अरे देखिए 2022 में पूछा ही गया है, तो हमें कैसे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका आंसर, हमें बेशक ना पता हो कि इसका क्या चीज़ है आंसर तो हम देखते हैं कि भारतीय मजदूर संघ, तो जो ए का है वो है भारतीय जनता पार्टी। देखिए मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको पढ़िए और आपने ये पढ़ा। तो ए का आपने फोर देखा, हमें अब ये आंसर नहीं पता, लेकिन हम जो आंसर दे रखा है, राइट ए आंसर दे रखा है, तो इसके बेस पर हम देख रहे हैं, फिर हम याद करेंगे। तो आप देखेंगे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो बी का है फर्स्ट, बी का है भारतीय। तो आप देखेंगे जो आपके बी हैं, ये इसको मैं हटा देता हूँ। तो आपके जो ये बी हैं, बी का हो गया आपका फर्स्ट। तो आप देखिए कैसे आपने देखा, तो ए का फोर होगा और बी का फर्स्ट, तो ए की ऑप्शन है वो है आपका ए। तो BCD तो एलिमिनेट हो गया। देखिए दो आपको पता होना चाहिए, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो हमें कैसे याद रखना है इसे, क्योंकि अगली बार ये ऐसे सवाल पूछेगा, जब पूछेगा तो प्यारे साथियों सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करते हैं ये। तो हमें देखो कैसे इसको याद करना है, क्योंकि हम इतना कंफ्यूज होंगे एग्जाम में कि हमें ये नहीं पता लगा कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस किससे संबंधित है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सब मतलब ट्रेड यूनियन ये सब है। तो हमें कैसे ध्यान में रखना है, तो ऐसे ध्यान रखना है, भारतीय मजदूर संघ, तो भारतीय है, तो भारतीय जनता पार्टी। देखिए दोनों इसमें क्या है, सेम है, भारतीय भारतीय। ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन हमें ऐसे PYQ याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये सेम टू सेम कॉपी करेगा ये जब करेगा। बेशक हमें इसके बारे में कुछ ना बताओ, क्योंकि हमें इस पर PhD तो प्यारे साथियों नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ट्रेड यूनियन पे PhD करेंगे तो ऐसे तो हो लिया प्यारे साथियों। बस हमें ये ध्यान में रखना है, जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है कि ट्रेड यूनियन का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है, क्या उनकी समस्याएं थी, कौन कौन से लोग संबंधित, वो कॉन्सेप्ट है, वो तो हम जब बुक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, उसमें हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है, फैक्ट को हमें ऐसे ही याद करना कि भारतीय मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो आप ये बताइए, इंडियन नेशनल का आप अनुवाद करिए, तो इंडियन का मतलब भारतीय, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, तो भारतीय राष्ट्रीय। तो आप भारतीय राष्ट्रीय आप पढ़ेंगे, तो देखिए ए को पढ़िए भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पर पढ़िए, इंडियन का हमने कर दिया भारतीय, नेशनल कर दिया राष्ट्रीय, तो भारतीय राष्ट्रीय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो बी का फर्स्ट। आप कुछ भी लॉजिक लगाइए, कुछ भी तरीका आप फाइंड आउट करिए, मकसद यही है कि आपको ये याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। CD आपको पता हो या ना पता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप A और B से आपका आंसर बन जाता है। बाकी भी आपको याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो आप देखेंगे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस CPI से जुड़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो आपने ये देखा तरीका, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मतलब ये 1000 बार रिपीट है, मैं दिखाऊंगा आपको
1000 बार का मतलब है कि हज़ारों परीक्षा में ये पूछा गया है। और पीसीएस ने भी मतलब 15-20 बार तो ये पूछ लिया होगा। देखो मैं आगे दिखाऊंगा आपको। आपको ये 4 नाम अच्छे से याद करने हैं, तो चारों याद करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको बीएम मालाबारी याद करना है, डी, जब आप पढ़ते हैं इनके बारे में याद क्या रखना है कि ये क्या आते हैं, ये पारसी समुदाय से संबंधित है, बीएल मालाबारी। तो इनके बारे में ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या प्रयास किए। ईश्वरचंद विद्यासागर, बहुत मतलब कई बार पूछता है। जे डी बैथुन, डी के करवे या कारवे, तो इनको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे, डी बी एम मालाबारी एक पारसी समुदाय से थे। इन्होंने बाल विवाह मतलब नहीं होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बहुत आंदोलन करा, बहुत संघर्ष करा। तो डी का आप देखेंगे, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, सचिव डोरी मैरिज एसोसिएशन, बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य है। तो डी का आप देखेंगे तो मालाबारी से ध्यान रखना कि उन्होंने बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया था। तो डी का होगा थर्ड। डी का जैसे थर्ड होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, बेशक आपको ए बी सी ना पता हो, लेकिन हम एग्जाम में सोल्व कैसे करते हैं, माइंडसेट कैसा है हमारा होना चाहिए, डेवलप कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए माइंड को। तो थ्री डी का थ्री आप सोल्व कैसे करना है, तो आप देखेंगे। देखिए डी का थ्री, तो डी यहाँ पे 4 है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया आपका, सी हट गया आपका। अब आप कम से कम 50-50 तक तो पहुँच गए हैं ना भाई, पॉसिबिलिटी तो 50-50% की होगी। तो बी और डी, लेकिन आपको ये पहले से पता होना चाहिए। देखो सोल्व तो प्यारे साथी वही कर पाएगा एग्जाम में जिसने थोड़ा बहुत तो उसने स्टडीज़ के बारे में कर रखी होगी ना, अच्छे से पीवाईक्यू रटे रखे होंगे, जो कॉन्सेप्ट है वे क्लियर होंगे, तभी आप सोल्व कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ ना पढ़ा हो और आप एनी लॉजिक लगाएंगे वहाँ कि डी का थ्री, ऐसे तो प्यारे साथी नहीं होता है। तो आपने ये देखा जी डी बैथुन ने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। देखिए ये 4 नाम है, आप इनको लिख लीजिए पेपर में, क्योंकि ये कई बार आएंगे आगे। मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बार बार इसको बता रहा हूँ, ये 4-5 नाम आगे फिर आएंगे। बी एम मालाबारी के बारे में बहुत आएगा, ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में बहुत आएगा। ठीक, तो आपको एक तो जी डी बैथुन के बारे में ध्यान रखना, कलकत्ता में इन्होंने कन्या विद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। तो बी का आपका होगा फर्स्ट, बी का फर्स्ट है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया था, सी एलिमिनेट हो गया था आपका। तो बी इसका राइट आंसर है, बी का फर्स्ट, जी डी बैथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ठीक, तो ये 4 नाम और ये 4 आप लिख लें ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा है एक A4 साइज के पेपर में, क्योंकि रिपीट है, मैं बताऊंगा आगे और। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब देखिए ये सवाल है, आप ये पढ़िए। देखिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और विक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, और सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। तो अब सवाल ये है, आपने सब चीज़ पढ़ रखा है, बस शर्त ये है कि आपको ये पता है या नहीं कि काल क्रमानुसार, क्योंकि पीसीएस में अगर 25 सवाल हिस्ट्री से पूछता है तो मुझे लगता है कि 15 सवाल तो ऐसे होंगे जो क्रम में लगाने के लिए पूछता है। तो अब आप पढ़ेंगे, आपने देखो इतिहास में बहुत पढ़ रखा है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की है, लेकिन क्या हमें क्रम हम याद रखते हैं? अगर हमने पीवाईक्यू नहीं देखे तो हमें पता ही नहीं लगने का। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आप कब देखेंगे, जब आपने ईयर वाइज क्वेश्चन सोल्व करे होंगे। क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये तो हैं टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में सबसे लास्ट में देता है, विविध में देता है ये सब चीज़ें, है ना। तो अब आप देखें कि कब किया गया है। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको इसका फैक्ट। तो जेम्स अगोस्ट हिक्की द्वारा बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में। तो आपको डेटा ये लिखना है चारों, आगे कई बार एग्जाम में पूछेगा ये। सर विलियम्स जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किया गया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था, और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में किया था। अब आप कहेंगे कि इन डेटा को कैसे याद करना, प्यारा सा है, तो कुछ भी हो, बाय हुक बाय क्रुक आपको ये फैक्ट रटना ही होगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन में 60-70 जो क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आता है वो केवल पीवाईक्यू के बेस पे होता है, बाकी करंट अफेयर में तो सब इक्वल है।
जो रैंडम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उसके लिए सब इक्वल है, चाहे वो 2 बार से प्रीलिम्स जिसने निकाल रखा हो वो हो, चाहे कोई फ्रेशर व्यक्ति हो, करंट अफेयर हो या आपके रैंडम क्वेश्चन हो, उनका जो लेवल है वो बिल्कुल इक्वल है। हाँ, जो 1-2 बार से पेपर निकाल चुके हैं उनको थोड़ा बेनिफिट ये होता है, उन्हें पता है कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। जो फ्रेशर है उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे नहीं पता होता कि करंट अफेयर में कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अगर उसने ईयर वाइज पेपर सोल्व कर रखे हैं तो वो आसानी से ये बता देगा कि क्वेश्चन कहाँ से करंट अफेयर में पूछता है, एरिया तो बता ही देगा वो, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमें PYQ अच्छे से रटे होने चाहिए। तो लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल है 1913 में हुई है। तो अब आप इनको ऑर्डर में लगा लीजिए। तो 1780, 1784, 1905, 1913। तो सबसे पहले हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन। तो सबसे पहले 3 आएगा। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, देखिए A नहीं है, 4 नहीं है, तो BC है। 1-2 आपको याद होगा तो उससे भी आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, बन जाता है प्यारे साथियों। 100% संभावना या 100% गारंटी नहीं होती, आपको डेटा याद करना ही पड़ेगा। तो फिर बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की थी, किन्होंने? सर विलियम जोन्स ने। तो 3 के बाद 4 होगा। देखिए 3 के बाद 4 बी में भी है और डी में भी है। ठीक, फिर 1905 में किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 2। तो 2 तो आपका बी निकल के आ गया। तो बी इसका राइट आंसर है। आप इस डेटा को लिखें, फैक्ट है, एग्जाम में फिर रिपीट पूछेगा, कहीं ना कहीं पूछ लेगा। देखिए अब आप पढ़िए, देखिए अगले बार ही यहाँ रिपीट हो गया। आप देखिए, सवाल के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब ऑर्डर वाले सवाल सबसे ज़्यादा पूछता है। अगर आपने विविध वाले 100-150 सवाल इन्हें रट लिया तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। गदर पार्टी की स्थापना हुई, अभी पूछा है, 1913 में हुई है। देखिए देखिए यहाँ पे लिखा है गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है अमेरिका में। और ये आपको पता, देखिए जैसे आपने PYQ यहाँ पे रटा, देखिए आपको यहाँ काम आ गया, है ना। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे, किसी ना किसी मतलब साल पूछ लेता है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई है। केंद्रीय असेंबली बमकांड 1929 में हुआ है। और चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में। तो ये फैक्ट भी आपको लिखना है एक पेपर पे और रटना है, क्योंकि एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पूछा गया है दोबारा। तो 1913 अब आप सवाल सोल्व कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट आएगा, तो आपने ए निकाला, डी निकाला, बी और सी में से राइट आंसर होगा। फिर आपने देखा बर्लिन, तो ए का। फिर 3 आएगा, 3 इसमें भी है, सी में भी और बी में भी है। और फिर आपके केंद्रीय बम असेंबली कांड क्योंकि 1929 में हुआ है, तो 4 आएगा। तो 20 का राइट आंसर है। देखिए इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखिए जितने भी टीचर हैं वे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की तो जिम्मेदारी रखते हैं, और फैक्ट की जिम्मेदारी दोस्तों उनकी इतनी रहती है कि आपको केवल इंडिकेट कर दें, आपको संकेत कर दे कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उन्होंने रटे। देश में ऐसा दोस्तों कोई टीचर नहीं होता जिसको सभी फैक्ट रटे हुए हों, आपको ये भी ध्यान रखना है। कोई मान लो अगर आप कोई हिस्ट्री का टीचर है, अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं उन टीचर से कि उनको हिस्ट्री के A to Z फैक्ट रटे हों और बिल्कुल उनका माइंड कंप्यूटर जैसा हो, हमने डेटा डाला उन्होंने आंसर बता दिया पैर सा, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो आपको कॉन्सेप्ट सब बता देंगे, इतिहास में क्या क्या होता है, और फैक्ट की तरफ इंडिकेट करते हैं कि ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए। टीचर भी इस प्रकृति में होते हैं फैक्ट रटने के। बस अंतर इतना होता है कि हमें 10 फैक्ट याद हैं, उन्हें 100 फैक्ट याद हैं। सारे फैक्ट किसी को याद नहीं होते हैं, बस इतना अंतर होता है। आप ये ध्यान में रखना, किसी भी टीचर से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि उनको A to Z सारे फैक्ट याद हो, एशियन, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब सब चीज़ A to Z फैक्ट हो। तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए जो अगला सवाल है इसको बहुत ही मतलब बहुत सुंदर सवाल है और बहुत रिपीट है सवाल ये। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गांधी इरविन समझौता, देखिए इसमें डेट याद करनी है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। मॉडले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916। तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था ये तो आपको बताना चाहिए। जो राष्ट्रीय आंदोलन, जब गांधी जी एंट्री कर दी थी 1915 के आसपास, तो वहाँ से तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होते, तो वहाँ से तो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए सब चीज़ें, कंठस्थ होने चाहिए। मतलब
दिमाग को कंप्यूटर प्यारे साथियों कर दो, एकदम डाटा डाला और एकदम आउटपुट मिला। तो मोरली मिंटो सुधार 1909 में आया था। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था मोरली मिंटो सुधार में, आप बताओ ये क्यों आया? तो मोम जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की व्यवस्था इन्होंने की। हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने बांटा, सांप्रदायिक दंगे इन्होंने कराए, तो 1909 का एक्ट आया। होम रूल की स्थापना 1916 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो ये दो चीज़ आपको याद करनी चाहिए। गांधी विभजन समझौता 1931 में हुआ। ये चार चीज़ जो मैंने आपको बताई ये आगे फिर रिपीट होंगी, है ना, तो आपको ध्यान में रखना है डेटा ऐसे ही। अब सवाल देखिए निम्नांकित को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए गदर पार्टी फिर आ गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फिर आया है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये फिर दोबारा आया है। गदर पार्टी आपने देखा था 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में। तो ये क्वेश्चन रिपीट है नहीं, आप मुझे बताइए। अब देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। देखिए सबसे पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जो चंद्रशेखर आजाद थे उन्होंने इसका नाम चेंज करके HSRA कर दिया था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुई थी। तो उसके बाद 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार उन्होंने किया था। और जो अशफाक उल्ला खां हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, राजेंद्र लोहरी हैं, तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया था, आपको पता है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में इसकी स्थापना, मतलब नाम चेंज कर दिया था, तो HRA का नाम HSRA कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका होता है। हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि PYQ को अच्छे से रट लें। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं PYQ को छोड़कर वे टेस्ट सीरीज के जाल में फंस जाते हैं। टेस्ट सीरीज प्यारे साथियों आप जब करें जब आपने PYQ अच्छे से कर रखे हों, क्योंकि जो मूल चीज़ है, मतलब बेसिक जो चीज़ है ना, वो आपका क्या है, वो आपके PYQ हैं। तो आप ध्यान रखना PYQ को अच्छे से पढ़ें। ऐसी ही आने वाली वीडियो में मिलते रहेंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए मैं डेली अपलोड वीडियो नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगा। और आपकी जर्नी को आसान बनाने में अगर मेरी दशमलव में भी भूमिका होगी तो मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करूँगा। तो आप भी मेरे साथ वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर ख़राब लगी तब भी मुझे बताएं, ताकि मैं बेहतर प्रयास आपको कर सकूं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और इसको रिवाइज़ कीजिए। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।